यस फ्रेंड्स, तो अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है मेक और वाई। मेक और वाई, हम बनाएं कि हम खरीदें। आपको वैसे भी अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं भी नहीं तो भी एक अगर लेमैन का कॉन्सेप्ट है, उस लेमैन के कॉन्सेप्ट को हम इसमें लगा दें तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि सपोज करो, इफ रेलेवेंट cost of manufacture is less than purchase cost। अगर आपकी मैन्युफैक्चर की कॉस्ट परचेज कॉस्ट से कम है, क्या करना चाहिए? और एंड रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर अगर ज्यादा है किससे? परचेज कॉस्ट से, तो हमें बाय कर लेने चाहिए। ये बच्चा भी जानता है, सर अगर मेरे को बनाने की कॉस्ट ही ज्यादा हो रही, बाहर सस्ते में है, तो किसी से पूछे बगैर, किसी से पूछना ही नहीं, जाके खरीद लो, क्यों बनाए इतनी हेडिकली। अब इसके लिए फॉर्मेट है, तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ये है हमारी मैन्युफैक्चर करने की और ये हमारी बाय करने की। बाय करने की तो हमको परचेज प्राइस दी होगी, और मैन्युफैक्चर करने की हम लिखेंगे कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितना करना है हमें, प्लस बेनिफिट टू बी लूज किसकी वजह से? ड्यू टू मैन्युफैक्चर, माइनस करेंगे बेनिफिट टू बी अचीव ड्यू टू मैन्युफैक्चर। ये कहलाएगी हमारी रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, और ये कहलाएगी हमारी परचेज कॉस्ट। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है, उसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट देखते हैं। कैसे? हम देखते हैं लॉस ड्यू टू परचेज कितना है, ये कैसे मिलेगा? परचेज कॉस्ट माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लॉस ड्यू टू परचेज क्या है? फिर हम लिखते हैं बेनिफिट फ्रॉम रिलीज्ड कैपेसिटी। अगर हमें दिख रहा है कि बेनिफिट हमें क्या है, अगर मान लीजिए ये लॉस है हमारी और ये हमारा बेनिफिट है, अगर प्लस है तो बेनिफिट है और अगर माइनस है तो लॉस है। तो हम ये देखते हैं कि रिलीज्ड कैपेसिटी का मतलब अब हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे को हमको जो मैन्युफैक्चर
कैपेसिटी है वो फालतू हो जाएगी और उससे हम क्या है दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। हमने की फैक्टर पढ़ा था, तो की फैक्टर कॉन्सेप्ट का यूज होता है मेक और बाई में। कैसे, समझ लीजिए। यूज ऑफ की फैक्टर कॉन्सेप्ट इन मेक और बाई। की फैक्टर तो हमने बात बताया था आपको कि लिमिटिंग फैक्टर है। तो की फैक्टर अप्रोच में मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग और हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। वही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, बट स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते वक्त हम निकालते थे कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर आवर्स। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि डिसीजन हो रहा है सेल और मैन्युफैक्चर में नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है परचेज एंड मैन्युफैक्चर में। ठीक है, तो देखें कैसे बनेगा। पहला एक बनेगा इसमें स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। समझ लीजिएगा कैसे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। सपोज करिए ये 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक्स, वाई, जेड। तो हम कहेंगे भाई इनकी परचेज प्राइस क्या है, वो लिखी होगी, और हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा भाई सेविंग इन मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर करने से हमें कितने की सेविंग हो रही है, यही आपकी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती थी कंट्रीब्यूशन। तो अब ये कंट्रीब्यूशन की तरह इस सेविंग इन मैन्युफैक्चर ट्रीट किया जाएगा। फिर हम देखते हैं आवर्स पर यूनिट कितना लग रहा है, तो हमारा निकल आएगा सेविंग पर आवर्स। कंट्रीब्यूशन पर आवर की जगह हमारा निकल आएगा सेविंग पर आवर्स। तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा सेविंग है उसको हम पहले मैन्युफैक्चर करें। सपोज करो मैंने कहा इसको पहले मैन्युफैक्चर को, इसकी 3rd रैंकिंग है, तो जो रैंकिंग मैन्युफैक्चर के लिए फर्स्ट है यानी कि उसकी सेविंग मैन्युफैक्चर में सबसे ज्यादा है, तो परचेज की रैंकिंग इसकी जस्ट अपोजिट होगी। इसका मतलब इसको सबसे लास्ट में परचेज करो, इसको सबसे पहले परचेज करो। ठीक है सर। इसके बाद एक बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। आप लोग समझ गए होंगे, ये हमने पहले भी बनाया था बट इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, समझ लीजिए क्या है। सपोज करिए यहां पर लिखेंगे हम प्रोडक्ट, यहां पर आ गया एक्स वाई जेड, रैंकिंग के हिसाब से लिखेंगे। तो चलिए रैंकिंग में पहले वाई था फिर एक्स था, यहां पर लिखेंगे हम क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे आवर्स पर यूनिट, फिर हम क्या लिखते हैं आवर्स जो हमारे टोटल हमको चाहिए हैं, इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए।
फिर हम लिखते हैं यहां पर अवेलेबल आवर्स। आवर्स यूज्ड कितने हो गए, बैलेंस आवर्स। यही बैलेंस आवर्स यहां पर आएगा हमारा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड। ये बैलेंस आवर्स इसके लिए अवेलेबल आवर्स बन जाएंगे, यूज्ड किया, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। फिर सपोज करिए क्वांटिटी हमने मैन्युफैक्चर कर दी, पूरी क्वांटिटी नहीं हुई, तो बैलेंस जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम क्या करेंगे, फिर परचेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को और मैं पढ़ा देता हूं। ये है कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, इसको मैं वैसे अभी आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं, फिर एक एग्जांपल कराऊंगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। सपोज इन क्वेश्चन इट इज गिवन, क्या दिया है क्वेश्चन में, और कंडीशन इज गिवन दैट मैनेजमेंट wish to purchase only one component from the market। कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन में लिखा है कि मैनेजमेंट केवल एक कंपोनेंट खरीदना चाहती है मार्केट से। इट मींस if we produce 3 component X, Y and Z and decide to purchase only one component from market due to additional demand, so we would not manufacture that component and entire quantity shall be purchased from market। सारी क्वांटिटी हम मार्केट से खरीदना चाहेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन एक ये आता है कि हमने मार्केट से खरीदने की तो बात बोल दी, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रिलीज्ड कैपेसिटी
ड्यू टू नॉन मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट decided to purchase must be equal or more than the capacity required for additional demand of other products। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्स। हमको कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये प्रोडक्ट जो हमने टू बी बॉय जो खरीदना है, सपोज कर लिए हमने डिसाइड किया बाइक को खरीदना है, तो हम देखेंगे रिलीज कैपेसिटी कितनी आएगी। ये रिलीज कैपेसिटी है। एडिशनल कैपेसिटी कितनी चाहिए, एक्स और जेड के लिए हम कहेंगे ये हमारी एडिशनल कैपेसिटी है। अगर ये इससे ज़्यादा है, मान लीजिए अगर ये इससे ज़्यादा है, यानी कि रिलीज कैपेसिटी अगर प्रोडक्शन के एडिशनल कैपेसिटी से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिलीज कैपेसिटी एडिशनल कैपेसिटी से कम है तो फिर हम कहेंगे सर वाई की जगह फिर दूसरा प्रोडक्ट देखो। उसमें भी हम यही देखेंगे। अगर वो भी नहीं है तो हम कहेंगे फिर एक्स को देखो, एक्स की रिलीज कैपेसिटी देखेंगे और वाई और जेड की। ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जिस केस में हमारी कैपेसिटी रिलीज कैपेसिटी एडिशनल कैपेसिटी के बराबर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो हमारा कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए सपोज करो मेरी अभी 10-10 हज़ार यूनिट की डिमांड है, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं सारा प्रोडक्शन कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि एक काम करते हैं, एक प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीद लेते हैं और 2 प्रोडक्ट हम खुद बना लेंगे। आप कहोगे सर जो एडिशनल डिमांड है वो बाहर से खरीद लो। चलो ऐसा कर लेते हैं, 10-10 हज़ार यूनिट तो हमने बाहर से खरीद लिया, नहीं खुद बना लिया, और बाकी मान लीजिए 3-3 हज़ार यूनिट की हमारी डिमांड थी वो बाहर से खरीद ली। अब डिफेक्ट आया तो हम अपने जो मार्केट में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हमने खुद बनाया था, ये हमने सब खरीद के बेचा था। सो क्या होगा, हो सकता जो डिफेक्ट आए वो जो पार्टी जिससे हमने खरीदा था उसका डिफेक्ट हो, लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि नहीं सर ये एक प्रोडक्ट तो हमने बाहर से ही खरीदना है, तो अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट आएगा तो वो सारी रिप्लेसमेंट, सारा मॉडिफिकेशन, सारा करेक्शन कौन करेगा, वो पार्टी करेगी जिससे हमने खरीदा है। इसलिए मैनेजमेंट कहता है बजाय इसके कि हम मैन्युफैक्चर करें और किसी और का लगाएं, बेटर है या तो उसी का लगा लो, तो कोई एक प्रोडक्ट खरीद लो जो बाहर से खरीदेंगे, बाकी दोनों को हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। तो एक ये मेक और बाई का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा है कि हमें ये बनाएं कि हम बेचें, बट चूंकि इसमें कई वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस करेंगे इसके।